स्वागत है आपका हिंदी आचार्य में बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के बारे में। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि किस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अंग्रेज़ों ने बनाए थे पहल। उसके बाद में जब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है उसके बाद में अंग्रेज़ों की जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो कैसे चेंज होती है, तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट से पहले का जो बैकग्राउंड है पहले अब वो समझेंगे, उसके बाद एक्ट को भी अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करें। तो जो बच्चों मातृभाषा होती है व्यक्ति की, जो उसकी मादरी जबान है, जो उसकी मदर टंग है, ये भाषा बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह भाषा वो सबसे पहले सीखता है, इसी में ही चीज़ों को समझता है। इसीलिए उसकी जो मदर टंग है, उसकी जो मातृभाषा है, उसमें ही उसको पढ़ाया जाना चाहिए। इस चीज़ को बहुत देर से लोग इसके ऊपर जोर देते थे, जैसे कि बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी है जो कि 1821 में बनी, वो उसने भी बोला गया कि हमें जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में देनी है। इसी तरह से आगे जाकर आज के मॉडर्न टाइम्स में भी हम देखते हैं कि यूनेस्को ने भी इस चीज़ को माना है 1953 को, कि जो उनका होमोग्राफ है 1953 का, जिसमें उन्होंने बोला है कि मदर टंग ही होनी चाहिए एजुकेशन के लिए। तो सब लोग मानते हैं कि मदर टंग की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, लेकिन दूसरी भाषाओं की भी अपनी इम्पॉर्टेंस होती है, उनकी अपनी वैल्यू होती है करियर बनाने में एटसेट्रा। तो लेकिन अब जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी इंडिया के लिए, वो कैसी थी आपने पिछले वीडियोस में देख लिया है, समझ लिया है। अब इसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है, और क्यों आता है इसको समझते हैं। पहले मैकॉले, लॉर्ड बेबिंगटन मैकॉले जो हैं वो एक व्यक्ति थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर भी थे, एक लॉ कमीशन के मेंबर भी बनते हैं वो। उनको भेजा जाता है इंडिया 1834 में। तो 1834 में वो इंडिया में आते हैं और बहुत ही थोड़ी देर के लिए, 1 साल या 1.5 साल के लिए वो यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर वो एक्चुअली लॉ कमीशन के मेंबर थे। और आपको जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि सुप्रीम जो काउंसिल है, जो कि गवर्नर जनरल की, आपको पता है ना कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो अब ये जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, उसकी जो सुप्रीम काउंसिल है उसके 4 मेंबर्स होते थे, उनमें से जो चौथा मेंबर था वो उसके पास लिमिटेड पावर्स होती थी। तो ये चौथे मेंबर की तरह उनको भेजा गया था लॉर्ड मैकॉले को इंडिया में। और जब थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पर रहते हैं तो उनके जो विचार हैं, उन्होंने ना तो अच्छे से इंडिया को समझा, ना ही उनको एक्चुअली इंडिया की भाषाओं के बारे में भी कोई खास जानकारी थी। वो तो केवल इंग्लिश को ही सबसे बढ़िया भाषा मानते थे। अब देखिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर उन्होंने बोला है कि The dialects commonly spoken among the Indian natives contain neither literary nor scientific information। मतलब वो कहते हैं कि जो भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें ना तो कोई लिटरेरी ना कोई साहित्यिक उसमें कोई खास इंफॉर्मेशन है, ना ही कोई वैज्ञानिक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। और ये जो डायलेक्ट्स हैं, ये जो बोलियां हैं भारत की, ये इतनी पुअर हैं, ये इतनी कमज़ोर हैं और इतनी रूड हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा इन भाषाओं के लिए कि इनमें कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य हैं जो दूसरी भाषाओं के, खास तौर पर अंग्रेज़ी के, इसमें उनको ट्रांसलेट किया जा सके। एक्चुअली जो लॉर्ड मैकॉले हैं वो इंडिया की भाषाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक तरफ तो वो ये बोलते थे कि मुझे तो जानकारी ही नहीं है अरबी की या संस्कृत की, फिर दूसरी तरफ वो स्टेटमेंट ऐसी देते थे, देखिए वो ऐसी स्टेटमेंट देते थे कि a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabic। ये जो स्टेटमेंट है मैकॉले की, बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट है। इसमें भी जो मैकॉले हैं वो बोलते हैं कि एक जो छोटी सी शेल्फ के ऊपर जो यूरोपियन जो किताबें हैं, उनकी जो लाइब्रेरी है, वो एक छोटी सी शेल्फ पर ही जो किताबें आ जाएंगी ना, वो अपने आप में ज़्यादा बढ़िया होंगी जितना भी लिटरेचर ईस्ट में लिखा गया है, चाहे वो इंडिया में लिखा गया है या अरब में लिखा गया है। तो कहने का मतलब उन्होंने कंपैरिजन किया और जो इंडिया की जो भाषाएं हैं उनको बहुत ही घटिया बोला। और तो उनके अंदर ये चीज़ थी कि अंग्रेज़ी ही सबसे बेस्ट भाषा है और यही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बननी चाहिए। तो वो पूरी तरह से सपोर्ट में थे इंग्लिश एजुकेशन के। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो इंडिया के लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि अब वो अपनी भाषाओं में भी पढ़ना नहीं चाहते।
और इसके साथ ही जो मैकॉले हैं वो ये भी बोलते हैं कि जो चार्टर एक्ट 1813 का हमने पढ़ा, हमने स्टार्टिंग ही 1813 से की थी चार्टर एक्ट के, तो ये जो सबसे पहले वाला जो चार्टर एक्ट है उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि इसमें एजुकेशन की तो बात इन्होंने कर ली है, लेकिन इसमें इन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो उन्होंने, जो लॉर्ड मैकॉले हैं, ये मतलब दूसरी भाषाओं को सपोर्ट करने के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने ये भी बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रही है, फारसी की किताबें छाप रही है, संस्कृत की किताबें छाप रही है, और वो ओरिएंटलिस्ट के भी पूरी तरह से अगेंस्ट थे। ओरिएंटलिस्ट कौन है ये समझने के लिए पिछले वीडियोस देख लीजिए मेरे। तो भारत की बोलियां या भारत की भाषाएं या इसके साथ ही जो फारसी इस्तेमाल होती थी, अरबी जो इस्तेमाल होती थी, वो इसके पूरी तरह से अगेंस्ट थे, और इसके साथ ही वो इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पर लाना चाहते थे। अब जो मैकॉले का जो माइन्यूट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो अभी हमने पढ़ा कि इंग्लिश इज़ वर्थ नोइंग, केवल अंग्रेजी ही भाषा ऐसी है जो कि सीखनी चाहिए, सीखने के लायक है। दूसरी जो भाषाएं चाहे वो संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, वो कहते थे कि वो तो सीखने के लायक ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नेटिव्स ऑल्सो वांट टू लर्न इट, जो भारत के जो रहने वाले लोग हैं, नेटिव्स हैं, वो भी चाहते हैं कि हम अंग्रेजी ही सीखें। अब उनको भी अपनी भाषाएं सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ये भी उनकी गलत धारणा थी। ठीक है, अब इसके आगे उन्होंने बोला कि रिवाइवल होगा। रिवाइवल होगा का मतलब उन्होंने बोला कि अंग्रेजी अगर आएगी इंडिया के लोगों को तो उनके अंदर एक पुनर्जागरण होगा, और इससे जैसे कि यूनानी और लैटिन भाषाएं आने से इंग्लैंड के अंदर पुनर्जागरण हुआ, उसी तरह से अगर अंग्रेजी आ जाएगी तो भारतीय लोगों के अंदर भी रिवाइवल, रेनेसांस होगा, पुनर्जागरण होगा। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि इंग्लिश स्टैंड्स प्री एमिनेंट इवन अमंग द यूरोपियन लैंग्वेजेस, तो वो यूरोपियन भाषाओं में भी सबसे ज़्यादा बढ़िया इंग्लिश को ही समझते थे। और इसके साथ ही उन्होंने इन इंटरप्रेटर्स की बात की कि भाई हमें इस तरह से लोग मिलेंगे, अगर हम इंग्लिश को मीडियम बनाते हैं एजुकेशन का, तो इंग्लिश पढ़ने के बाद जो इंडियंस बन जाएंगे वो हम उनके साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, और वो हमें फिर बता पाएंगे बाकी इंडियंस के बारे में, तो जिनके ऊपर हम राज कर रहे हैं। तो ऐसी एक कॉम वो बनाना चाहते थे जो कि हमारे लिए काम करे, हमें बताए जो दूसरे इंडियंस हैं उनके बारे में। तो वो इंटरप्रेटर्स भी इस तरह से बनाना चाहते थे, और वो चाहते थे और वो एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट उनका कोट है कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियंस एंड मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट, यानी कि एक ऐसी कॉम बना देनी है इंडियंस की जो कि देखने में तो इंडियंस जैसी हो, लेकिन उनकी जो सोच है, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनके जो मॉरल्स हैं, वो सब इंग्लिश होने चाहिए, वो अंग्रेज़ों जैसे होने चाहिए। अब ये जो मैकॉले का जो माइन्यूट है, ये प्रिंसेप ने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने बोला कि देखिए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट तो आप लगा रहे हो, माइन्यूट जो है इसके बाद एक्ट की आप डिमांड कर रहे हो, लेकिन इंग्लिश जो भाषा है वो बिल्कुल ही स्ट्रेंज है, जैसे कि अरबी भाषा जो डार्क एजेस के नाइट्स हैं उनके लिए, यानी कि बिल्कुल एलियन भाषा है। आप उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको अभी से बना दोगे तो नहीं समझ आएगा। आज की डेट में भी बच्चों जो गांव देहात के लोग हैं उनको अभी भी अंग्रेजी में अभी भी पकड़ नहीं है उनकी, तो एक एलियन भाषा को समझने में भी बहुत टाइम लगता है। कितनी जनरेशन हमें हो चुकी हैं, तो इंग्लिश एजुकेशन उस टाइम पर बोलना 1834-35 में बोल देना, ये बहुत बड़ी बात थी, और ये अभी तक भी अप्लाई हम पूरी तरह से नहीं कर सकते। लेकिन जो मैकॉले की जो बातें हैं उनको जो गवर्नर जनरल हैं विलियम बेंटिक, उन्होंने पूरी तरह से अग्री कर लिया, और उन्होंने फिर इस चीज़ की वजह से आगे इंडियन एजुकेशन पॉलिसी कैसे शेप होती है इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। हालांकि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के बाद में जो चीज़ें बदल गई थी, इंग्लिश को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी थी, वो चेंज हो जा वुड्स डिस्पैच के बाद में। तो वुड्स डिस्पैच को भी एक बार अच्छे से इसके बाद समझेंगे। तो अभी हम इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के बारे में ही पढ़ते हैं बच्चों। तो ये जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था, ये एक एक्ट है, लेजिस्लेटिव एक्ट है काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसका जो फैसला लिया गया था, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था, जो कि गवर्नर जनरल थे। और बच्चों इस एक्ट की वजह से जो कोर्ट्स में जो पहले पर्शियन इस्तेमाल होती थी, फारसी इस्तेमाल होती थी, उसकी जगह अंग्रेज़ी ने ले ली थी।
और इसके साथ ही जो मैकॉले का जो माइन्यूट था उसमें ये भी बोला गया था, उन्होंने ये भी बोला था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी संस्कृत और अरबी भाषा के जो कामों को जो उनकी किताबों को जो छापती है उसको अभी से अभी बंद कर देना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी एक सजेशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि उनको अब और ज़्यादा सपोर्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसे, जो मोहम्मदन कॉलेज एट दिल्ली एंड संस्कृत कॉलेज एट बनारस। तो जो बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था उसको भी बंद कर देना चाहिए, सरकार को उसको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही जो जो दिल्ली का जो मदरसा था जिसको कि स्कूल बना दिया गया था तो उसको भी मोहम्मदन कॉलेज बोला जाता था, तो ये भी इसको भी अभी जो गवर्नमेंट सपोर्ट जो मिल रही है इसको भी बंद कर देना चाहिए। हालांकि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली बच्चों की, चाहे मैकॉले बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे इंडिया के जो उनकी अपनी भाषाएं हैं या उनका अपना जो एजुकेशन सिस्टम है इंडियंस का, उसके तो काफ़ी अगेंस्ट थे मैकॉले, लेकिन जो एक्ट बनकर आता है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो बनकर आता है वो इतना नेगेटिव नहीं था, नेगेटिव ही था लेकिन उतना नेगेटिव नहीं था जितना मैकॉले माइन्यूट को हम पढ़ते हैं। और इसके साथ ही जो एक और चीज़ मैकॉले के जो माइन्यूट में आती है कि उन्होंने ये भी बोला कि जो 1813 से जो ये रूल बना हुआ है कि हर साल 1 लाख रुपए एजुकेशन के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पेंड करने ही पड़ेंगे, तो उन्होंने बोला कि मतलब ये सब जो चीज़ें आप पैसे जो खर्च तो रहे हो लेकिन आप जिस तरह के इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट कर रहे हो, जैसे अभी जो संस्कृत कॉलेज है या मदरसा है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को आप सपोर्ट कर रहे हो उसका फिर कोई फायदा नहीं है, ये नॉन यूटिलिटेरियन है। इसी तरह से एक और विद्वान थे जेम्स मिल, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि जो मतलब जो कलकत्ता का जो मदरसा है या हिंदू कॉलेज है कलकत्ता का, तो ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसलिए इस्टेब्लिश किया था ताकि हम एक फेवरेबल एक्सप्रेशन डाल सकें, मतलब कि हम क्योंकि आपके ट्रेडिशंस को प्रमोट कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आपके ट्रेडिशंस को आपके एजुकेशन को सपोर्ट कर रही है, तो आप एक तरह सा अच्छा इंप्रेशन इंडियंस के ऊपर डालो कि भाई हम मुसलमानों की भी सपोर्ट कर रहे हैं, देखो हम फाइनेंस कर रहे हैं उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, इसी तरह से हम हिंदूज की भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं। लेकिन जेम्स मिल का ये सोचना था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका ये एम नहीं होना चाहिए कि हम एक अच्छा इंप्रेशन डाल सके, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम है वो ये होना चाहिए कि यूजफुल होना चाहिए। आप यूटिलिटेरियन होना ही चाहिए, यूटिलिटेरियन अप्रोच यानी कि जिसका कुछ फायदा हो, आपको उस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, आपको उस तरह के काम करने चाहिए। और क्योंकि ये जो सोच है जैसे जेम्स मिल ने भी बोली, ये जो सोच है ये इसी तरह के जो सिमिलर इश्यूज इन इंग्लैंड थे कि इंग्लैंड में भी इसी टाइप की ही बहस हो रही थी बिल्कुल उस टाइम पे, कंटेम्प्रेरी जो समकालीन समय है, तो ये समकालीन समय उन्होंने ये केवल इंडिया के लिए जो उनकी पॉलिसीज बन रही है उसके लिए नहीं है, उस टाइम पर इंग्लैंड में भी इस तरह की जो एजुकेशन के लिए बहस हो रही थी कि जैसे जो क्लासिकल एजुकेशन दी जाती थी चर्चेज में, तो उस टाइप के उसको भी लोग विरोध कर रहे थे कि उस टाइप की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, लिबरल एजुकेशन होनी चाहिए जिससे लोगों को नौकरियां मिल सकें, जिससे लोगों को कुछ फायदा हो। तो इस तरह की बहस उनके वहां भी हो रही थी। तो इसी तरह से जो मैकॉले हैं वो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इंग्लैंड के, और वो लीड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और वो भी इस तरह से वो कह रहे थे कि मतलब इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे कि अब आप समझ चुके हैं। और मैकॉले का एक और चीज़ है कि उन्होंने ये भी बोला कि मैं जो वो काउंसिल के लिए आए थे, उन्होंने ये भी बोला कि मैं इस काउंसिल जो 4 मेंबर्स की है इसमें मैं भाग तब तक नहीं लूँगा जब तक आप एजुकेशन का जो मसला है इसको हल नहीं करते हो। एजुकेशन का आपका जो मसला है वो बिल्कुल सही नहीं है, आप जिस तरह से एजुकेशन आपकी पॉलिसी चल रही है ये सही नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि और भी जैसे मैकॉले की जो सोच है, एक और चीज़ हम सुने कि क्या हम इंडिया के लोगों को अपने गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। उन्होंने देखिए एक और चीज़ बोली कि जो ये इंडियंस एक ऐसी रेस है जो 3000 सालों से गुलाम है, तो क्या हम चाहते हैं कि इंडिया के लोग इग्नोरेंट ही बने रहें, यानी कि बिल्कुल उनको अकल ही ना हो। उनको अकल तब आएगी जब वही कि इंग्लिश एजुकेशन जब उनको मिलनी शुरू हो जाएगी बच्चों। तो एक और चीज़ है मैकॉले की, वो उनकी ये भी एक सोच है कि जिस व्यक्ति को इंग्लिश आती है ना उसके लिए तो उसको रेडी एक्सेस है, उसके लिए तो सब कुछ सुलभ है। जितने भी दुनिया में
बड़े बड़े काम हैं वो सब इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हैं, तो वो दुनिया के अलग अलग देशों की सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अलग अलग उनके जो जनरेशन से जो ज्ञान आ रहा है वो उसके लिए अवेलेबल हो जाता है। चलिए ये बात तो काफ़ी हद तक सही है। अब देखिए और जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था, इस एक्ट की वजह से जो कलकत्ता का जो मदरसा था और जो हिंदू कॉलेज था कलकत्ता का, ये बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पिटीशन दायर की और फिर उसके बाद में ये जो दोनों हैं ये दोबारा से रिटेन हो जाते हैं। अब देखिए एक्ट के बारे में, तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे वो पूरी सपोर्ट में थे जो मैकॉले के माइन्यूट में, इसीलिए उन्होंने बोला कि ये लॉर्ड विलियम की सोच है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑट टू बी प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस अमंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया एंड द फंड्स शुड बी बेस्ट एम्प्लॉयड ऑन इंग्लिश एजुकेशन अलोन, कि हम जो पैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो खर्च रही है एजुकेशन के ऊपर, तो ये जो फंड्स हैं ये केवल और केवल इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर ही खर्च होने चाहिए। इसके साथ ही जो हमारा जो एम होना चाहिए एजुकेशन का, तो वो एम होना चाहिए ऐसे कि हमें प्रमोट करना चाहिए कि यूरोप के साहित्य को प्रमोट करना चाहिए और यूरोप की साइंस को प्रमोट करना चाहिए और इंग्लिश एजुकेशन को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए। तो इसके साथ एक और चीज़ है कि सेकंड, अबॉलिश नेटिव कॉलेजेस इज not the intention. All existing students and professors under the superintendence of the committee shall continue to receive their stipends, but the practice of hitherto prevailed of supporting the students during the period of their education when the professor oriental learning shall vacate his situation. तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को ग्रांट्स नहीं मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि large sum has been expended by the committee on printing the oriental works. His lordship in the council directs that no portion of the funds shall hereafter be so employed. यानी कि हमने पहले बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं इंडियन जो वर्क्स हैं उनको प्रिंट करने के लिए, अब आगे से जितने प्रिंट हो गए आगे से हम इस चीज़ के ऊपर कोई भी फंड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब 1839 में नए गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, उन्होंने भी एक माइन्यूट लिखा और उसमें उन्होंने बोला कि जो ओरिएंटल लर्निंग है और इंग्लिश लर्निंग है दोनों को एक साथ में फंड किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी थोड़ी देर बाद जो पब्लिकेशन है संस्कृत और अरबिक वर्क्स का, उसके लिए उन्होंने खुद तो नहीं लेकिन ग्रांट दे दी एशियाटिक सोसाइटी को। तो एशियाटिक सोसाइटी जो थी उसको वो ग्रांट देते थे और वही फिर ये जो पब्लिकेशन है संस्कृत और अरबिक वर्क्स की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ही फिर वो करती थी। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जो मैकॉले हैं उनकी जो माइन्यूट है उसकी वजह से हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है जिसकी वजह से फिर एक्ट बना जिसमें इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो अब ये जो मैकॉले जो हैं एक और हम उनका कोट पढ़ते हैं कि नो exaggeration to say that all historical information which has been collected from all the books written in Sanskrit language is less valuable than what may be found in the most patry abridgment used in preparatory schools in UK। वो कहते थे कि संस्कृत में जितनी भी ऐतिहासिक जानकारी है संस्कृत की किताबों में वो तो इतनी भी वैल्यू नहीं रखती कि जो नर्सरी के जो स्कूल्स हैं इंग्लैंड के वहाँ पर जो पढ़ाई जाती है जानकारी उससे भी कम जानकारी संस्कृत की किताबों में है। मतलब बिल्कुल ही वो ना तो जानते थे संस्कृत को, संस्कृत कितनी महान भाषा है और संस्कृत में कितने जैसे कि आर्यभट्ट वगैरह कितने वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विज्ञान से संबंधित चीज़ें भी लिखी हुई हैं, इतिहास से चीज़ें भी संबंधित लिखी हुई हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है। तो ये इतिहास है जो महाभारत के बारे में जैसे अंग्रेज़ बोला करते थे कि ऐसे तो कुछ जैसे द्वारका के बारे में कि कोई सबूत तो है नहीं कि श्री कृष्ण यहाँ पर थे, अब द्वारका भी निकल गई बच्चों। इसके साथ ही ऐसे ही वो जो हमारी रामायण में लिखा हुआ है कि वहाँ पर वो पुल बनाकर गए थे श्रीलंका, वो पुल भी मिल गया, नासा ने वो भी सैटेलाइट ने ढूंढ लिया। तो मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो हमारी बातें साबित होती गई। चलो ये हमारा टॉपिक नहीं है इस टाइम पर। हम इस टाइम पर ये समझ रहे हैं कि जो इंग्लैंड की जो पॉलिसी थी वो कैसे चेंज होती है। और एक और चीज़ है बच्चों,
डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो एजुकेट करती है कुछ लोगों को, इंडिया के कुछ नेटिव्स को गवर्नमेंट एजुकेट करेगी और फिर उसके बाद वो आगे बाकी लोगों को एजुकेट करेंगे। तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ फिल्ट्रेशन हो रही है, ये उनकी पॉलिसी बन गई थी इंग्लिश एजुकेशन की वजह से, एक्ट की वजह से। और ये जो एक्ट है ये फाइनली मार्च 1835 में सैंक्शन होता है और 1837 में इंग्लिश को जो फारसी की जगह पर कोर्ट्स में इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन इसके बाद में वुड्स डिस्पैच आता है, जो कि बाद में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो मैकॉले है वो ओरिएंटलिस्ट को हरा देता है और वर्नैक्युलर के बारे में उसकी जो सोच है वो गलत कैसे साबित होती है। देखो बच्चों, वो ओरिएंटलिस्ट के बारे में आप अभी भी पहले भी समझ चुके हो कि ओरिएंटलिस्ट वो ऐसे अंग्रेज अफसर थे जो कि ओरिएंट का मतलब होता है पूर्व। तो जो ओरिएंटलिस्ट है जो कि पूर्व के बारे में जानना चाहते थे, वो संस्कृत पढ़ते थे, वो फारसी अरबी पढ़ते थे, यहाँ के जो वर्क्स हैं उनको पढ़ते थे और उसको बहुत महान भी मानते थे। तो ओरिएंटलिस्ट की वजह से ही कलकत्ता मदरसा बनाया गया और बनारस संस्कृत कॉलेज बनाया गया ताकि संस्कृत के वर्क्स को मतलब सपोर्ट दी जा सके, उसको बचाया जा सके। तो इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अंग्रेजों ने बनाए ओरिएंटलिस्ट के प्रभाव में। लेकिन वो जो उनकी डिबेट थी कि ओरिएंटलिज्म को प्रमोट करना चाहिए या इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, तो इस डिबेट में, इस बहस में मैकॉले की जीत होती है और फिर एक नई पॉलिसी बनती है जिसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बोला जाता है 1835 का, और इसमें मैकॉले जीत जाता है। हालांकि बाद में कंपनी फिर से अपनी पॉलिसी को चेंज करती है। तो इसके साथ ही एक और चीज़ है कि वर्नैक्युलर विल वैनिश नेचुरली, ये भी एक मैकॉले की सोच थी, उसकी एक धारणा थी कि वर्नैक्युलर जो लोकल भाषाएं हैं, भारत की बोलियां जो हैं, उनमें इतनी ताकत ही नहीं बचेगी कि वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। और ये चीज़ जो है ये बिल्कुल आज के टाइम पर हम देखिए इतने सालों बाद हम देख सकते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई है। जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें विज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है, गणित भी पढ़ाया जा रहा है और जो शब्दावली है वो संस्कृत की इस्तेमाल होती है। तो भारत की भाषाओं ने सरवाइव किया है। तो ऐसा नहीं है कि जैसा मैकॉले ने बोल दिया बिल्कुल वैसा ही हुआ। और एक्ट तो चलो उन्होंने बनवा लिया, लेकिन वो एक्ट पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा के लिए कायम नहीं रह पाई। तो अभी हम समझ चुके हैं इंग्लिश एजुकेशन एक्ट क्या था, मैकॉले का माइन्यूट क्या था। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।